नमस्ते, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने प्यारे से परिवार में। आज हम लोग कहानी अपना अपना भाग्य का वाचन करने वाले हैं, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। यह कहानी गरीबी, अनाथता और सामाजिक विषय के केंद्र पर आधारित है। कहानी के पात्र हैं कथावाचक, उसका मित्र, वकील और एक 10 वर्षीय बेघर पहाड़ी बालक। तो वाचन प्रारंभ करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए हैं। ऐसा लेखक कह रहे हैं, लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते और कभी सफ़ेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते। अरुण का मतलब सुबह का उगता हुआ सूर्य। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था। प्रमोद गृह मतलब जहाँ वे अपने खुशी के कुछ पल बिताने आते थे। प्रमोद मतलब होता है प्रसन्नता के, और गृह मतलब घर होता है। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में वहीं सुरम्य अनुपम नैनीताल। यहाँ पार्श्व में जो कहा गया है, यानी बगल में सुरम्य एक रमणीय स्थान है नैनीताल। किस ताल की बात कही गई है? उत्तराखंड के नैनीताल की बात की गई है। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। यहाँ किश्तियाँ अर्थात नाव से लिया गया है। नाव होता है किश्तियों का अर्थ। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले साधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लान में बच्चे किलकारियाँ मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। जो बच्चे खेल रहे थे उनमें कहा गया है कि शोर, गाली गलौज ये सब खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बनाकर वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता ना थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। यानी अपने खेल में इतने रम गए थे बच्चे कि उन्हें आगे पीछे का ध्यान नहीं था। बस जो था उस समय खेल ही था। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। सड़क पर से नर नारियों का, यानी लोग सड़क पर आ रहे थे और जा रहे थे। अविरल मतलब ना टूटने वाला ताता, यानी प्रवाह। उनका ना ओर था ना छोर था। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूने का बाजार सज कर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उनमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उनमें थे। घोड़ों की बाग थामे यानी घोड़ों की लगाम थामे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। यहाँ पहाड़ियों की बात की गई है कि उन्होंने अपने सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है। भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे, और पीली पीली आंखें फाड़े
पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। यहाँ अंग्रेज बच्चों की बात की गई है और फिर अपने हिंदुस्तान के नौनिहालों यानी बच्चों की बात की गई है। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं। यहाँ अंग्रेज रमणियाँ, रमणियों का अर्थ होता है स्त्री, औरतें, अंग्रेज़ों की महिलाएं थीं जो धीरे धीरे नहीं चल सकती थी, तेज चलती थीं। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़ों के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निःशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जाती हुई सड़क पर चली जा रही थीं, या निःशंक बिना संदेह के वे चली जा रही थी अपने स्थान पर। उधर हमारी भारत की कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। यहाँ अपने भारत की महिलाओं की बात की गई है कि कैसे सहमी सहमी सी बहुत धीरे धीरे धरती में आंख गाड़े यानी नीचे देखते हुए कदम कदम यानी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजिंदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी तरह के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक कर छीड़ हो गया, यानी कि जो लगातार अविरल प्रवाह आ रही थी, मनुष्य आ जा रहे थे, अब सब बंद हो गए। अब इक्का दुक्का आदमी पर सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, यानी पीछे मुड़ कर देखा, या फिर कर का अर्थ होगा मुड़ कर देखा। यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और शून्य पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली लाल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाइयाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया। रोशनाइयाँ मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गए। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए, पास की वस्तु भी ना दिखने लगी। इतना घनघोर कोहरा हो चुका था, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह ना जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों मित्र वकील थे जो छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था।
ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो रहे थे। यहाँ तर होने का अर्थ है कि गीला हो रहा था। ओस इतना पड़ रहा था, बर्फ़बारी ऐसी हो रही थी कि उनका ओवरकोट गीला हो गया था। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़-कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा न था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। कथावाचक के मित्रों ने कहा कि आओ यहाँ बैठें थोड़ी देर। हम उस जूते कुहरे में रात के ठीक 1 बजे ताल के किनारे उस भीगी बर्फ़ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा नामालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी। फिर उनके मित्र ने क्या कहा, अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और चारा ना रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कुहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, न सिर नंगा है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है ना पिछला है, ना दायां है और ना बायां है। यानी वह इतनी तीव्र गति से आ रहा है, इतनी तेज़ी से चल रहा है। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। हाँ, वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? यहाँ लेखक के मित्र पूछ रहे हैं उस बालक से कि तू कहाँ जा रहा है? बालक ने जवाब दिया। उसने कहा, अपनी सूजी आँखें फाड़ दी। उसने अपनी सूजी आँखें फाड़ दी। दुनिया सो गई है, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन, मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी करता था? सब काम, 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूँ ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? बालक फिर आँखों से बोलकर मुँह खड़ा रहा। आँखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। ये बालक कह रहा है, अपने परिवार के बारे में बता रहा है। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल।
वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील साहब, लेखक ने यानी वाचक ने आवाज़ लगाई वकीलों को। फिर वकील आते हैं। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर आए। कश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। आहा, फिर आप कहिए, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूब हैं। अरे गहरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर जब्त हो जाए। ऐसा वकील ने कहा कि अरे गहरे को कैसे नौकर बना लें कि अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, यानी भाग जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपये रोज़ के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? ऐसा वाचक ने पूछा अपने मित्र से कि क्या है, जब वह निराशा के भाव से देखा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा रहे उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। शक पकाकर मित्र ने मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है ना। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डिपब जानता है? वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? लड़के ने पूछा कि हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो अपने बिस्तर में गर्म हो लें, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित यह कहानी एक दुखांत कहानी है।
जो गरीबी, अनाथ और सामाजिक विषमता पर केंद्रित एक 12 वर्षीय बालक को बनाया है इसका केंद्र। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।